प्रार्थना पहले शुरू करते हैं। ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई फाउंडेशन इस समवाई क्लासेस में उपस्थित श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, श्री धनंजय कुमार सिंह, श्री एम के यादव, इनका स्वागत है। हम लोग समवाई एक्यूप्रेशर में या समवाई फाउंडेशन के उसमें जो एस्पस की विचारधारा है, जो उनके विचार हैं, जो उनका उद्देश्य है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इस उनकी विचारधारा क्या है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएं, प्रत्येक व्यक्ति का इलाज करें और प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा की शिक्षा दें। इसकी स्थापना, जो एस्पस की स्थापना है, उसका श्रेय कई लोगों को जाता है, लेकिन मूलतः जो 3 मनीषी हैं, हम लोग उनके प्रति श्रद्धावंत हैं। एक मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे मनीषी श्री JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे श्री SS सराफ, जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं। उन मनीषियों से जो हमने ग्रहण किया है शिक्षा, और अन्य गुरुओं से जो शिक्षा ग्रहण किया है, उसको हम आगे समाज में बांटने का कार्य कर रहे हैं। और हम चाहते हैं
कि जो ये शिक्षा है, एक्यूप्रेशर की शिक्षा और एक्यूप्रेशर की चिकित्सा, ये जन जन तक फैले, इसी कड़ी में हम लोग ये क्लासेस शुरू करते हैं। तो आइए आज हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप वाला थोड़ा सा रह गया था, तो हम लोग आज उसी से शुरू करते हैं। कुछ विचार ऐसे आवश्यक हैं जो हम लोग जान जाएं कि ये क्या है। हम लोग एक शब्द सुनते हैं एंटीजन, इसमें आपको एंटीजन, ब्लड में एक एंटीजन शब्द का इस्तेमाल होता है और एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है। तो ये एंटीजन है क्या? एंटीजन बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम कहें कि मैं अरविंद श्रीवास्तव हूं और धनंजय सिंह कहें कि मैं धनंजय सिंह हूं, यानी और एम के यादव कहें कि मैं एम के यादव हूं। तो ये उनकी पहचान है, नाम से जो पहचान है। तो ऐसी ही पहचान के लिए प्रत्येक सेल के पास एक एंटीजन होता है। तो प्रत्येक सेल के पास एक, उसकी जो सेल होती है उसके चारों ऊपर बाहर की तरफ एक प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा मॉलिक्यूल चिपका होता है जो उसकी पहचान बताता है, जो बताता है कि ये उसकी पहचान है। अब हमारे शरीर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा है और ब्लड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग RBC, WBC और प्लेटलेट के नाम से जान रहे हैं। तो जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है। वो एंटीबॉडी क्या है कि ये जो कोई भी जो इस पहचान का व्यक्ति है हमारे पास अगर है, जैसे मान लीजिए धनंजय सिंह का ए है, कोई चीज ए प्रोटीन है और वो एंटीजन है। तो यानी प्लाज्मा में हमेशा ये पहचान रहेगी, जो उनके मैक्रोफेजेस होंगे जो दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास सेनानी है, वो सेनानी ये जानते हैं कि ए वाला है, ये तो हम ही है, यानी हमारा आदमी है। तो वो ए की पहचान करेंगे, तो वो ए को कुछ नहीं करेंगे। तो क्या होगा, उनके पास ए के विरुद्ध, मतलब ए के विरुद्ध कुछ नहीं होगा, लेकिन शेष के लिए एंटीबॉडी होगा। शेष के लिए वो, इसके अलावा अगर मान लीजिए बी होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, यानी वो बी कोई देखेगा तो उसके अगेंस्ट में एंटी हो जाएगा, एंटी बी हो जाएगा। वो ए को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके अलावा जो आएंगे उसको रोकेगा। ये एंटीजन का फुल फॉर्म ही आप समझ लीजिए क्या है, एंटी बॉडी जनरेटिंग। तो यानी जो इम्यून सिस्टम हमारा WBC है वो क्या करेगा, विदेशी आक्रमण से हम लोगों को बचाएगा, लेकिन अपने आदमी की रक्षा करेगा। हमारा जो पहचान होगी उसको नहीं कुछ करेगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, हम लोगों ने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट में WBC का एक जो पार्ट है लिम्फोसाइट, उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर काम करता है और सेल के बाहर काम करने के लिए बी लिम्फोसाइट है। तो अब क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट भी तो इम्यून सिस्टम का भाग है। तो जैसे ही कोई बाहर का एंटीजन आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, प्रत्येक सेल के पास एंटीजन है। तो कोई बैक्टीरिया आया, मान लीजिए उसके पास कोई Z नाम का एक एंटीजन है, तो हमारा ये जो प्लाज्मा में बैठा हुआ है बी लिम्फोसाइट, ये जाएगा और उससे पूछेगा तुम कौन हो। ये इस तरह नहीं होगा, लेकिन ये बताने के लिए कि उससे पूछा तुम कौन हो, तो नेम प्लेट देखेगा, तो नेम प्लेट देखेगा तो जेड एंटीजन। अब उसने जेड एंटीजन देखा तो कह रहा है कि भाई ये तो हमारे धनंजय सिंह का तो ए है, ए वो पहचान है, ये तो जेड है, जेड एंटीजन का है। तो जेड एंटीजन को वो मारने के लिए अब तत्पर होगा। तो वो क्या करेगा, एक वाई शेप का, एक इस आकार का, यानी इस आकार का, ऐसे वाई शेप का एक एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा। और वो ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को जो उसके बाहर की तरफ सेल के चारों तरफ फैले होंगे उनको पकड़ लेगा। अब पकड़ लेगा और यूं करके यूं पकड़ लेगा। तो जैसे पकड़ लेगा उसके बाद तुरंत कौन आएगा,
मैक्रोफेजेस हम लोग पढ़ा था ना, मैक्रोफेजेस जो हमारे, और मैक्रोफेजेस क्या है, मोरलेस मोनोसाइट्स हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो जब जाते हैं तो किसी ऑर्गन या किसी सिस्टम में, तो वो अपने आप को मैक्रोफेजेस बना देते हैं। तो वो मैक्रोफेजेस जो हैं वो उसको खा जाएंगे, ताकि वो कहीं और उसका असर न हो पाए। तो ये प्रणाली सब में चलती है। ठीक, यही यही सिस्टम है इम्यूनिटी सिस्टम, इसी को इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग बोल देते हैं। तो एंटीबॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी ने उस एंटीजन को, फॉरेन के एंटीजन जो है, अपने को छोड़ करके शेष एंटीजन को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जो है दूसरे ने उसको मार दिया। कौन मार दिया? मैक्रोफेजेस ने मार दिया। ये हमारा नॉर्मल एक सिस्टम है। ठीक, अब लेकिन अब देखिए ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में क्या है, हुआ क्या कि जब 2000 ये नॉर्मली 1901 के पहले तो क्या होता था कि जब हम युद्ध के दौरान कोई जख्मी सैनिक होता था तो उसको जैसे ही ब्लड चढ़ाते थे तो उसमें बहुत से सैनिक मर जाते थे। अब ये समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ब्लड चढ़ाया तो ये मर गया, ये क्या कारण हो गई। तो वैज्ञानिक हुए लैंड स्टेनर, उन्होंने इन मौतों का कारण ढूंढा। तो वही रिसर्च है जो आगे चल के हम लोग बताने जा रहे हैं कि ये क्या चीज है, क्यों ये ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी, और क्यों मैचिंग ब्लड ग्रुप की देने की आवश्यकता पड़ी कि डोनर बने। जो देता है, जो ब्लड देता है वो डोनर है, और जो रिसीव करता है वो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट जिसको बोलते हैं। तो ये आया कि मैचिंग ब्लड क्यों देना चाहिए, ये इस रिसर्च के बाद ही, ये 1901 की देन है कि 1901 के बाद ये कारण ढूंढा गया। अब क्या देखा गया, देखा गया कि जो हमारे आरबीसी हैं इनमें वो नहीं है। आरबीसी के अंदर कोई एंटीजन, जो हम जिस एंटीजन की हम बात कर रहे हैं कि और सेल के चारों तरफ जो एंटीजन होते हैं, ये पहचान आरबीसी में नहीं है। स्पेशली केवल आरबीसी की बात करिए, यानी आरबीसी ब्लड में है, आरबीसी और ब्लड में है प्लाज्मा, दोनों है, और भी है डब्ल्यूबीसी, लेकिन अभी उनकी बात हम लोग नहीं करते हैं, केवल आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी में पाया गया कि आरबीसी में ये हमारे जो पहचान वाले एंटीजन थे वो नहीं है, जो और सेल में है वो यहाँ नहीं है। यहाँ एक विशेष प्रकार का एंटीजन, समझ लीजिए एंटीजन ही मान लीजिए उसको, विशेष प्रकार का एक ग्लूकोप्रोटीन, मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का होगा और या प्रोटीन का होगा, उसका बना हुआ एक स्ट्रक्चर चिपका हुआ है। तो इसमें भी दो श्रेणी के हुए, एक ए श्रेणी का और एक बी श्रेणी का। ठीक है, उनको आप अलग से मान लीजिए कुछ वो कि ये एग्लूटिनोजन जो उसका नाम है, लेकिन आप इस पर नाम पे जाए या न जाए, आप समझे ए और बी के नाम समझे, एग्लूटिनोजन न जाने तो भी कोई बात नहीं। ए और बी ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये रहता है, लेकिन नॉर्मल एंटीजन जो हम लोग और शरीर के हर सेल में है वो इनमें नहीं है। अब ठीक, अब तो जो ए ग्रुप होगा, जैसे मान लीजिए अब ग्रुप की बात हम लोग ग्रुप की बात आ जाते हैं कि मान लीजिए ए ग्रुप हुआ, तो ए ग्रुप में क्या हुआ, ए ग्रुप में क्या पाया गया, हम लोगों ने कहा कि ए माने वो जो प्रोटीन है वो एक तरह एक हमारे रक्त में आरबीसी के ऊपर चिपका हुआ ए, और किसी के पास चिपका हुआ बी, यही तो होगा। तो ए है चिपका हुआ और बी चिपका हुआ है, दो तरह के हैं। ए का जो आगे आप देखेंगे, पढ़ेंगे कभी, तो ए का जो चूंकि जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जब चिपका हुआ है तो वो क्या है, वो एक एंगल से होता है। जैसे अगर एक ही आकार का हो तो ए है, और बी माने गोला, जितनी थोड़ा सा गोलाई है, मोटाई गोलाई है केवल, वो बी है। वो अपना स्ट्रक्चर की बात है, इससे पहचान की गई कि ए और ये बी है। यानी एक स्ट्रक्चर ए तरह का अगर चिपका हुआ तो ए, और गोला हुआ है तो बी, ये मान लिया गया था। तो अब जो ब्लड ग्रुप ए जो आएगा तो इसका क्या होगा, इसका होगा ब्लड, ए ग्रुप में होगा तो उसका ए होगा, यानी वो एक प्रोटीन, इसको प्रोटीन मान लीजिए, ये प्रोटीन जो चिपका होगा वो प्रोटीन होगा या ग्लूकोप्रोटीन होगा, तो ये चिपका होगा तो इसका नाम होगा ए। तो मान लीजिए आपके किसी
माने धनंजय सिंह के पास मान लीजिए आरबीसी में ए चिपका हुआ है। अब प्लाज्मा और ब्लड दोनों साथ में है, प्लाज्मा भी तो है, ब्लड में प्लाज्मा भी है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होंगी। तो ये एंटीबॉडी क्या होंगी, ये एंटी बी होंगी, ए नहीं होंगी। क्यों? ए तो उनका अपना पहचान वाला है, तो इनके अगेंस्ट में प्लाज्मा में एंटी बी होगी। और इसको क्या कहा गया, इसको उसको दूसरा शब्द दिया गया है एग्लूटिनिन्स, अल्फा और बीटा। तो इसको अल्फा बीटा मान लीजिए कुछ भी, तो ए और बी या स्मॉल ए स्मॉल बी मान लीजिए, अल्फा बीटा को स्मॉल ए स्मॉल बी मान लीजिए। यानी ए के अगेंस्ट में जो प्रोटीन ए होगा वो नहीं होगा, क्योंकि उसको तो मार नहीं सकता वो, तो वो क्या करेगा, वो एंटी बी होगा। एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीबॉडी बी के रूप में होगी, कि अगर बी को जाएगा तो उसको मारेंगे। अब बी वाले में क्या होगा, बी वाले में बी एंटीजन बी प्रोटीन होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें आरबीसी में बी टाइप का एक प्रोटीन होगा, लेकिन उसके जो प्लाज्मा में उसे मारने के लिए एंटी ए होगा। तभी तो वो, क्योंकि अगर एंटी बी हो जाएगा तो मार देगा अपने को ही, तो वहां एंटी ए होगा, यानी ए तरह का कोई आएगा तो उसको मारेगा। तो ये एक सिस्टम बना गया। अब एक ब्लड ग्रुप हुआ जिसमें ये पाया गया कि भाई उसमें प्रोटीन ए भी चिपका हुआ है, प्रोटीन बी भी चिपका हुआ है। तो मान लीजिए दोनों प्रोटीन चिपके हुए हैं किसी में, तो उनके अगेंस्ट में जो प्लाज्मा में कोई काउंटर प्रोटीन नहीं होगा। क्यों? अगर एंटी बी होगा या एंटी ए होगा तो एंटी ए वाला मार देगा बी को, एंटी ए वाला मार देगा ए को, और एंटी बी वाला मार देगा बी को, क्योंकि बी के अगेंस्ट में है। तो वहां ए बी जो तीसरा ग्रुप हुआ जिसमें तीनों चिपके हुए थे ए और बी, उसमें कोई भी काउंटर प्रोटीन नहीं, मतलब काउंटर एंटीबॉडी नहीं पाए गए। चौथा हुआ जिसमें न तो ए था मौजूद और न बी मौजूद था। तो उसमें जो है जब ए और बी दोनों में नहीं मौजूद है तो उसके पास क्या होगा, एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा, दोनों को मारेगा वो, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं। तो जो भी आएगा वो उसके लिए दुश्मन होगा, तो वो उसके लिए बस। तो ये चार ग्रुप इस तरह बनाए गए कि एक के पास ए है, एक के पास बी है, एक के पास भाई नहीं, और एक के पास दोनों है। तो इन चार ग्रुपों के आधार पर ये ब्लड ग्रुप बनाए गए। और इन्हीं को आप सरल भाषा में, जिसमें लिखा हुआ है, ये तो थोड़ा कठिन भाषा है कि भाई ये साइंस की भाषा है। तो अब एक शब्द आ रहा है इसमें, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन माने अगर ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो आपस में चिपक जाएंगे, एग्लूटिनेशन। अब इसी को केवल आपको थोड़ा समझाना है, समझ रहे हैं? अब देखिए जहां यहाँ पढ़िए, ए में ब्लड ग्रुप में ए में ऊपर वाला शब्द छोड़ दीजिए, वो समझिए कि प्रोटीन है, प्रोटीन ए प्रोटीन बी और ए बी दोनों ए बी में, और ओ में कोई नहीं है। और उधर क्या है, एग्लूटिनिन शब्द छोड़ दीजिए, इसको आप एंटीबॉडी समझिए। तो एंटीबॉडी में ए में क्या होगा, ए के अगेंस्ट में बीटा, आप एंटी समझ लीजिए, ये बीटा मत समझिए, एंटी ए समझ लीजिए, और एंटी बी समझ लीजिए, और बी में एंटी ए समझ लीजिए, और ए बी में कोई नहीं, और यहाँ पर एंटी ए भी होगा, एंटी बी भी होगा। इस वर्गीकरण को एबीओ सिस्टम कहा गया। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि ये सिस्टम क्या कहलाता है, तो कहिए इसको एबीओ सिस्टम। क्यों? एक में ए है और एक में बी है और एक में ओ है, तीन ही तो है। ओ माने जीरो, ओ का अर्थ था जीरो, नहीं था, इसलिए। अब ट्रांसफ्यूजन की बात आई कि ट्रांसफ्यूजन होने में सिस्टम क्या होगा, कैसे करेंगे। अब इसको ध्यान दीजिए, और हमारे उस लेक्चर उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या है। और रक्तदान करने वाला क्या हुआ, डोनर। रक्त लेने वाला क्या हुआ, रिसिपिएंट। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। एक हम अपने आप चार चित्र बनाते जाइए आप अपने पास में, कि मान लीजिए ए वाला हुआ, जो ए ब्लड ग्रुप है। तो ए ब्लड ग्रुप के पास हम लोगों ने क्या किया, उसके पास क्या चीज है, ए के पास क्या है, ए के पास है ए ग्रुप है, एक
ए ग्रुप का प्रोटीन है किसके पास, आरबीसी के पास। और काउंटर प्रोटीन के में कौन है, काउंटर मतलब काउंटर एंटीबॉडी कौन है, एंटी बी। ए के पास क्या है, ए और एंटी बी है उधर उसमें प्लाज्मा में। अब मान लीजिए हम लोगों ने दिया ए को ए दिए, ए को ए को दिया, तो क्या हुआ, ए में क्या आएगा, इसके पास 5 लीटर है, 5 लीटर रक्त आपके शरीर में है, और इसको हम लोग 200 ml दिया मान लीजिए। तो 200 ml जैसे आया, दूसरे वाले जो आएगा ए वाला लेके आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आरबीसी में ए होगा और एंटी बी होगा प्लाज्मा में, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यानी ए को ए दे देंगे तो कोई चिंता की बात नहीं। अब ए को हम बी देने जा रहे हैं, एक वाले को हम बी देने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ए के पास क्या था, जो रक्तदान करने वाला है वो बी है और रक्त लेने वाला ए है, ठीक। तो रक्त लेने वाले के पास ए है, तो यानी उसके पास क्या है, उसके पास ए के पास है, ए प्रोटीन है आरबीसी के पास, और वहां एंटी बी है, एंटीबॉडी ग्रुप में एंटी बी है। और जो बी वाला देने वाला है वो क्या लेके आएगा, वो तो बी लेके आएगा, यानी बी जो उसके प्रोटीन होंगे वो बी और एंटी ए लेके आएगा। तो जैसे ही बी वाला आएगा तो यहां एंटी बी मौजूद है, उसमें प्लाज्मा में एंटी बी मौजूद है और पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो जैसे देखा उसने बी, तो तुरंत एंटी बी को उसको क्या करेंगे, एंटीबॉडी वही सिस्टम जा करके उसको पकड़ लेंगे, और जैसे ये पकड़ लेंगे तो इस तरह के सारे लोग आएंगे, सबको पकड़ लेंगे। तो सब जब सारे पकड़ लेंगे तो चिपक जाएंगे। इसी चिपकने को एग्लूटिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या होगा, एक यहाँ पकड़ा हुआ है, दूसरे ने इधर पकड़ा हुआ है, तीसरे ने इधर पकड़ा हुआ है, चौथे ने इधर पकड़ा हुआ है, सब पकड़ लेंगे उसको पूरे उसको, तो जितने भी होंगे सबको पकड़ लेंगे तो चिपक जाएंगे। इसी चिपकने को, चिपकने का अर्थ क्या हुआ कि सारे लोग चिपक जाएंगे तो मूवमेंट भी हो जाएगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो वो कहीं जाएगा तो नली को फाड़ देगा, अगर किसी कैपिलरी से घुसेगा तो उसको फाड़ देगा या खुद फट जाएगा, दोनों काम होंगे, या तो खुद फटेगा या फटेगा, सारे क्यों चिपक जाएंगे, सारे जगह चिपके होंगे। तो उसने वाई शेप का है, उसने यूं पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, सारे पकड़े हुए हैं, इधर भी उधर भी चारों तरफ। तो वो पकड़ने पर वो फिर क्या होगा कि व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा बी में लगने पर। उसी तरह भी ए बी है, ए बी के पास ए है, बी भी है, तो वो ए बी के पास क्या होगा, ए होगा, बी भी होगा, एंटी ए भी होगा, एंटी बी भी होगा। तो फिर वही ये जो, क्योंकि ए के पास जो लेने वाला है उसके पास तो एंटी बी है, तो एंटी बी तुरंत मारना शुरू कर देगा। वो एंटी जैसे बी वाले को देखेगा तुरंत पकड़ लेगा, ए को तो नहीं कर लेगा लेकिन बी वाले को तो पकड़ लेगा, तो वो भी फिर वही शुरू हो जाएंगे। तो यानी ए में आप बी वाला भी देंगे, ए बी वाला भी देंगे। अब ओ वाला आपने मान लीजिए दे दिया, अब मान लीजिए आपने ओ वाला दे दिया, देखिए मान लीजिए आपने ओ वाला दिया तो क्या हुआ, अब ओ वाले के पास क्या था, ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है, और उसके पास एंटी ए भी है, एंटी बी भी है, लेकिन चूंकि वो संख्या में कम है, तो चूंकि उसके पास काउंटर प्रोटीन तो है नहीं, तो वो जो बी वाला जब कोई वो होगा नहीं तो मारने किसको जाएगा, उसको कोई दुश्मनी नहीं है। तो ओ का अगर ब्लड देंगे तो इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। अगर वो चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मारे किसको, उसके पास तो कोई दुश्मनी नहीं है, उसके पास ना ए है ना बी है, तो ये जो बी वाला है एंटी बी, ये किसी को मारेगा ही नहीं। तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप जो है वो उसको ना कोई कार्यवाही होगी ना कुछ होगा। तो ये सिस्टम है। इस सिस्टम को अब और किसी भी ग्रुप में आप समझिए
कि मान लीजिए ए बी ग्रुप है, अब ए बी ग्रुप का देखिए, ए बी दोनों है, तो क्या हुआ, इसको ओ वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये कहीं भी जाएगा, चाहे ए वाले को दे दीजिए, चाहे बी वाले को दे दीजिए, चाहे ए बी वाले को दे दीजिए, चाहे ओ में हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ए बी को देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो कोई प्रोटीन है ही नहीं आरबीसी के पास, तो वो उसका कोई, इसके पास दुश्मन के लिए वो समझेगा कि हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, किसको पकड़ेगा, उसके पास है ही नहीं कुछ, तो वो पकड़ेगा नहीं, इसलिए यूओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब मान लीजिए ए बी है, ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। क्यों? मतलब ए बी को कोई भी दे सकता है। क्यों? क्यों? अब ए बी ग्रुप में क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, और नीचे कोई, जब ए बी है तो कोई काउंटर प्रोटीन होगा नहीं, प्लाज्मा में कोई काउंटर नहीं होगा, एंटीबॉडी होगी नहीं, तो जब एंटीबॉडी नहीं होगी तो कोई भी आदमी आएगा, उसने दिया, अधिक दिया, कम दिया, वो यहाँ कोई लड़ाई के लिए कोई ही नहीं, तो कोई भी देगा तो उसका कोई, यहाँ की कोई सेना ही नहीं है जो मारने के लिए बैठे, तो यहाँ पर तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा उसको। तो ये सिस्टम है ब्लड ग्रुप अपने को उसी ब्लड ग्रुप को देने के लिए, इसीलिए पहले जांच होती है और जांच होने के बाद उसको बताते हैं कि ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, उसको वही दीजिए। तो ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो किसी को दे सकता है, और ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, और अगर चिपक जाने की घटना को एग्लूटिनेशन कहा जाता है। ठीक है, वो शब्द वहीं से लिया है एग्लूटिनोजन से, लेकिन एग्लूटिनोजन को ए बी नॉर्मल समझिए, अगर आप वैसे कंफ्यूजन होगा तो आप वो शब्द पर ध्यान देते रहेंगे, शब्द मत ध्यान दीजिए, ये समझिए कि एक प्रोटीन ए, एक प्रोटीन बी। अब देखिए, अब जन्म जब हुआ बच्चे का, तो बच्चे में कोई आया, आरबीसी में ए, मान लीजिए ए प्रोटीन चिपका हुआ है, तो ए प्रोटीन चिपका हुआ है, तो बच्चे ने तो भी कुछ उसके अगेंस्ट में कोई आया नहीं, एंटीजन तो तब बने, वो एंटीबॉडी तब बनेगी जब कोई फॉरेन मटेरियल आएगा, तो अभी बच्चे का तो जन्म हुआ है तो उसके पास कुछ नहीं होता। लेकिन उसका तरीका ये है कि प्रकृति में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी प्रकृति में है, जो भी ब्रह्मांड में है, वो आपके मानव शरीर में है। तो यानी जो आपके अंदर ए और बी, जिनका हम कैटेगरी बना रहे हैं, ऐसे प्रकृति में ए और बी के रूप में वनस्पतियों में तमाम चीजें उपलब्ध है। वनस्पतियां मतलब पार्थिव कोई भी चीज है, उसमें तमाम चीजें उपलब्ध है, यानी ए भी है और बी भी है। तो अगर आपने कोई चीज, ए आपके पास है, तो अभी कोई एंटीबॉडी नहीं बनी, लेकिन जैसे ए के अलावा कोई चीज आप भोजन के रूप में लेंगे, वैसे ही शरीर तुरंत सक्रिय हो जाएगा। और जैसा हम लोगों ने इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी में पढ़ा था कि तुरंत ही उसके अगेंस्ट में काउंटर बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब काउंटर एंटीबॉडी बन जाएंगे, तो यानी एंटीबॉडी बी बन जाएगी, क्योंकि ए तो है, तो एंटीबॉडी बी बन जाएगी जो बी को नष्ट करेगी। तो जैसे वनस्पति कोई बी वाली लेंगे तो एंटी बी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो बच्चा है वो जैसे ही भोजन उधर लेना शुरू कर देता है, वैसे ही ये एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं। जन्म के समय में केवल उसके पास आरबीसी में एक ही रहता है, या ए रहेगा या बी रहेगा, काउंटर नहीं रहता। काउंटर तो तभी बनता है एंटीबॉडी जब कोई चीज वो पार्थिव ग्रहण करता है, उससे भिन्न ए ग्रहण करके कोई बात नहीं होगी। मान लीजिए किसी वनस्पति में ए प्रोटीन है, ए प्रोटीन वाला है, अब वो आया और इसके पास भी, आरबीसी के पास भी ए प्रोटीन है, कोई दिक्कत नहीं। बी जब आएगा तब ये काउंटर बनाना शुरू करेगा। इसलिए बच्चे में, ये बच्चे के लिए बता दिया कि जन्म से नहीं होता है, ये काउंटर बाद में बनता है। तो अब ब्लड ये लिखा हुआ है कि
यदि ब्लड ग्रुप रक्तदान करने वाले का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब डोनर का ओ है, तो वो रक्त सभी अन्य ग्रुप वालों को दिया जा सकता है। यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। ये प्रश्न आता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। डोनर से DONOR से ओ समझ लीजिए, डोनर, बस ओ 2 बार आया है, ओनर। रक्त लेने वाले रोगी का ब्लड ग्रुप यदि AB है तो वो सभी अन्य ग्रुप वालों का रक्त ले सकता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है इसको, स्वीकारकर्ता बोलते हैं कि ये कहीं से भी ले सकता है। मानव शरीर अपने एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती। वही बात कही कि जो आपका प्रोटीन है RBC का, उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और अगर ये बनेगी, बनना शुरू होती है, तो इसको बीमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीज एक होती है कि ऑटो इम्यूनिटी मतलब अपने ही सेल अपने सेल को नष्ट करने लगते हैं, वो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। बाहर से आई एग्लूटिनोजन जो अपनी जैसी नहीं है के अगेंस्ट शरीर एंटीबॉडी बनाती है, जहां एग्लूटिनेशन फलस्वरूप हेमोलिसिस, इसको एक शब्द और दिया है, हेमोलिसिस। हेमोलिसिस माने रक्त का जमना। तो रक्त जमता है एग्लूटिनेशन की वजह से, चिपक जाता है, यूं करके चिपक लिया। तो ये हमने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया कि ऐसे चिपक जाते हैं। अब RH सिस्टम भी उसी तरह से है। RH में क्या हुआ, OAB सिस्टम में एक से अलग एक रिजस मंकी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो देखा गया कि इसमें एक और एग्लूटिनोजन मतलब कोई और प्रोटीन चिपका हुआ है एर्थोसाइट के सेल, मतलब वही RBC की बात कर रहे हैं केवल वर्षा। तो वो क्या हुआ, एर्थोसाइट सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर वहां पाया गया, तो वो एक और पाया गया RH, यानी इन सब के अलावा एक RH और सिस्टम पाया गया। तो जब RH पाया गया तो देखा गया कि 15% व्यक्तियों में ये नहीं है और 85 में ये है। तो उनको RH निगेटिव माने या तो RH नहीं है, इसलिए RH निगेटिव कह दिया गया, और जो RH पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव कह दिया गया। तो अब वही होगा कि RH निगेटिव का रक्त RH पॉजिटिव को सेफली दे सकते हैं। देखिए, RH निगेटिव माने RH फैक्टर है ही नहीं, तो जब आया तो RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मालूम वहां तो था ही नहीं, दुश्मन था ही नहीं, तो लड़ेंगे किससे, तो वो दे सकते हैं। परंतु RH निगेटिव RH निगेटिव है, मतलब वो प्रोटीन नहीं तो काउंटर प्रोटीन बनाए हुए वो, तो जैसे RH पॉजिटिव कर देंगे वैसे ही तुरंत जो है वही होने लगेगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा और फिर वो हेमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, ये आगे पढ़ लीजिए कि ये अगर ब्लड ग्रुप RH फैक्टर, अगर RH फैक्टर मौजूद है फादर में और मदर में नहीं है, तो जो बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव का होगा, और फिर आगे चल के बच्चे का RH पॉजिटिव एग्लूटिनोजन प्लेसेंटा के रास्ते माँ के शरीर में जाएगा, वहां एंटीबॉडी बना देगा, एंटीबॉडी प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे में पहुंच गए तो हेमोलिसिस हो जाएगी। मतलब यानी काउंटर प्रोटीन जहां बने, और काउंटर प्रोटीन जहां बने तहां वो जाकर के तुरंत अगर और बच्चे में चले गए तो बच्चे को वही एग्लूटिनेशन होने लगेगा और उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो है एक बीमारी है। फिर स्प्लीन आई, स्प्लीन हम लोग का तिल्ली। तो देखिए इसको समझिए, ये हम लोग भी मानते हैं यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू है, ये लिम्फॉइड टिश्यू है और सेम के आकार का है, और कहां पर है, एब्डोमिनल, पेट की बिल्कुल पेट वाले उसमें लेफ्ट, वो आप पढ़ेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल बाद में पढ़ेंगे। ये एब्डोमिनल कैविटी, पेट एब्डोमिनल कैविटी वाले चेस्ट के नीचे होती है, पेट की जस्ट जहां स्टमक है उसी जस्ट नीचे। ठीक है, केव फ्लेक्सर में डायरेक्ट रिलेशन में है ये, इसका भार 150 ग्राम की होती है। फंक्शन क्या है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। तिल्ली, पहला तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नंबर 2 लिखा हुआ है, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम के सदस्य होने के कारण यह एर्थ्रोसाइट्स का कब्रिस्तान है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि RBC, जो RBC है वो यहाँ पर जाकर के
स्प्लीन में जाके मार दिए जाते हैं। ये कब्रिस्तान के नाम से ये आया है, प्रश्न आता है कि एर्थ्रोसाइट का कब्रिस्तान कौन है, स्प्लीन, लीवर, क्या जो, तो आप तुरंत आपको लिखना है स्प्लीन। क्यों? रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, इस सिस्टम को जो नाम दिया गया है, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, ये सिस्टम वही सिस्टम है जो सुरक्षा तंत्र, जैसे आर्मी का नाम ले लीजिए तो आर्मी में तमाम नाम से है, तो ये रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम कहा जाता है और इसके सदस्य अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उसमें भी लिम्फोसाइट भी उसी में है, उसमें मैक्रोफेजेस भी है, उसी में आप कफर सेल्स भी है, बहुत नामों से, कई जगह अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से जानेंगे। तो वो सुरक्षा तंत्र की बहुत बड़ी मेंबर है ये स्प्लीन, तो वो एर्थ्रोसाइट को मार देती है। नंबर 1, एम्ब्रॉयनिक लाइफ में, यानी जब गर्भावस्था में स्प्लीन, हम लोगों ने पढ़ा कि बोन मैरो ब्लड का निर्माण करती है, लेकिन जब बोन मैरो को निर्माण नहीं हुआ तो पढ़ा था हम लोगों ने कि जब बोन मैरो को निर्माण नहीं होता है तो स्प्लीन भी बनाती है, लीवर भी बनाता है, आंत भी बनाता है, इन सब में तो वही ब्लड सेल्स का निर्माण स्प्लीन करती है। और एडल्ट लाइफ में देखिए, अब यह और समझिए, एडल्ट लाइफ में यानी जब आप बड़े हो गए तो इमरजेंसी स्टेट में, यानी कोई एक्सीडेंशियल केस हो, कुछ हो जाए, जब ब्लड कम होने लगे तो पुनः ब्लड सेल्स का निर्माण करने शुरू करती है। तो ये इसका फंक्शन है, यही काम लीवर भी करता है। तीसरा, ब्लड का रिजर्वायर है और 150 ml ब्लड हमेशा भरा रहता है, तो इमरजेंसी में जब भी कोई बात होगी तुरंत ये आपको डोनेट कर देता है शरीर को। इट पार्टिसिपेट इन डिफेंस रिएक्शन अगेंस्ट द टॉक्सिन। अब दूसरा क्या होता है, टॉक्सिन हुई मतलब कोई बीमारी आने लगी तो डिप्थीरिया, टेटनस वगैरह बैक्टीरिया, तो ये सब उनको एंटीबॉडी बना करके मारता है स्प्लीन। तो ये जो है, और फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, फैगो वही मिला फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइटोसिस माने वही बड़े हमारे जो होते हैं मैक्रोफेजेस, वो फैगोसाइट माने मार देते, खा जाते हैं। स्प्लीन इज प्रपोज टू ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी है, और एक्यूट इमरजेंसी में ये कंट्रीब्यूट ब्लड करती है, ब्लड सेल्स और वाटर, तीनों चीजें ढकेल देती है ब्लड, उसमें ब्लड के रक्त प्रवाह में। इट्स बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद स्मूथ मसल सो इट कैन कंट्रोल ऑन ट्यून अप को, इस तरह आकृति ले लेती है ताकि जो है लास्ट ड्रॉप ऑफ स्प्लीन फ्लूइड कम्स इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में आ जाए वो, यानी कुछ भी हो तो सारा का सारा आपको डोनेट कर सकती है, ये उसका वो है, ये उसका। तो यहाँ तक हम लोगों का थोड़ा सा ब्लड ग्रुप रह गया था, तो हमने कहा थोड़ा सा बता दें। अब हम लोग फिर यहाँ से आ जाते हैं अपने ही बॉडी मैनेजमेंट में। 5 मिनट का ब्रेक दे दें क्या? 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए सर, हैं? दे दीजिए सर, दे ठीक ठीक, बस 2 मिनट। धनंजय सर, जी तो जी ब्रेक पे है, हम लोग बात कर सकते हैं क्या? ब्रेक होता है इसीलिए है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसमें अच्छा। रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए चुप रहते, हम 5:30 बजे चले जाएंगे, बता दीजिए सर।
हम लोग बॉडी मैनेजमेंट में थे, तो ये मस्कुलर सिस्टम हम लोगों का है। तो हम लोगों ने ये भी एक सिस्टम कहा था ना कि कई सिस्टम है, तो एक सिस्टम ये भी है। तो मस्कुलर विभिन्न मांसपेशियां, मस्कुलर सिस्टम विभिन्न मांसपेशियां हैं, और इसमें आगे चल के पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम और बोनी सिस्टम, बोन मतलब बोन सिस्टम सब वो है। तो विभिन्न मांसपेशियां इस तंत्र का निर्माण करती हैं। अब मांसपेशियां दो तरह की होती है। अब ये मांसपेशियां क्या, जब कोई ऑर्डर ब्रेन से आता है तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन गई कि ये हमने एक चीज देखी है और इस चीज का नाम नहीं मालूम, या हम कोई चीज है और सूचना उसने दे दिया। ब्रेन ने एनालाइज किया कि ये है क्या चीज, तो उसने देखा कि ये तो मच्छर है, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर, कभी कभी ऑर्डर है कि मार दीजिए, कभी हाथ झट दीजिए। तो झटकने का काम हो या जो भी हो, ये वाला काम जो है ब्रेन ने कोई ऑर्डर दिया है तभी हुआ है। तो ये इस तंत्र में क्या है, तंत्रिका तंत्र वही है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के द्वारा ये सब कंट्रोल होती है। आपको दौड़ने के लिए कहा जाए तो ब्रेन कहता है दौड़ो, तो दौड़ेंगे। ब्रेन कह रहा रुक जाओ, रुक जाओगे। तो वही जो है, यही कहा गया कि शरीर की विभिन्न गतियां इस नर्वस सिस्टम की प्रेरणा पर पेशियों द्वारा, पेशियां उसको सपोर्ट करती हैं। समझो, अभी दो तरह की पेशियां होंगी। कैसे होंगी? एक जो आप जब कहें तब चले, जैसे आप कहें, मन में सोचे कि अब मुझे चलना चाहिए, तो आप जैसे ही आप कहा तो ये मैसेज ब्रेन को चला गया कि मुझे चलना है, तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि चलिए, तो ये तुरंत जो है चलना हो। जो आपकी इच्छा शक्ति से संचालित हो रही है वो क्या है? वो हाथ है। हाथ, पैर, जीभ, इनकी पेशियां जो है ये वॉलंटरी यानी ऐच्छिक पेशियां कही जाती हैं। लेकिन अब देखिए, वे पेशियां जो स्वयं की इच्छा शक्ति से संचालित नहीं होती हैं, उन पेशियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। वो ब्रेन की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से संचालित होती है। उन्हें हृदय, जैसे हार्ट अपने आप धड़कता है, आप तो नहीं कह सकते कि हार्ट रुक जाओ, अभी मत धड़को, नहीं, वो धड़कता रहेगा, अपने हिसाब से धड़केगा। आप तेज चलेंगे अधिक धड़केगा, कम चलेंगे तो कम धड़केगा। जैसे आमाशय, स्टमक में खाना आपने खाया, ये आपके वश में है, लेकिन खाना चला गया तो फिर वो अपने आप चर्निंग उसकी हो रही, वो आप कुछ कहते नहीं उसमें। तो इसलिए उसको आंतों में अपना जो पेरास्टैटिक मूवमेंट वगैरह कोई हो रहा तो अपने आप हो रहा है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हो। तो इनको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिनको ब्रेन से ही सीधे सिग्नल मिलता है और वो अपना काम करती है। अब इनका सबसे बड़ा गुण क्या है? संकुचन और शिथिलन, मतलब ये फैलती सिकुड़ती है, ये इनका है। यही इसका सबसे बड़ी विशेषता पूछी जाती है कि इन पेशियों में सबसे बड़ा गुण क्या है? संकुचन और शिथिलन, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला है। पेशियां शरीर की अस्थियों को आच्छादित किए रहती हैं। अब बोन है, बोन के चारों तरफ, बोन के ऊपर रहती है ताकि जो है बोन अंदर रहे। सबसे अंदर बोन पढ़े थे ना कि सबसे अंदर नीचे बोन है। ये शरीर को आकार देती है। ऐसे आपका हड्डी दिखे तो नहीं, तो शरीर को आकार देती है। इसका काम क्या है? शरीर को सुडौल बना देती है ना। ये अस्थियों से टेंडन द्वारा जुड़ी रहती है और सबको एक आपको आकार दे देती है और सुडौल बना देती है। अगर ये ना हो तो आदमी को हड्डी दिखाई पड़े वो तो आपको बड़ा खराब लगेगा। ऐसे आप कंकाल तंत्र को देखिए कितना खराब लगता है, लेकिन यही पेशियों की वजह से ही मांसपेशियां आपको चारों तरफ ढकी रखती है, इसकी वजह से आपको सुंदर दिखाई पड़ता है। ये बोनी सिस्टम। अब बोन आया। अब बोन में हम लोगों ने पढ़ा कि अब बोन है, तो बोन क्या है? ये वर्चुअली हड्डियों से जुड़ के बना हुआ है और ये आपको एक मजबूत ढांचे का निर्माण करता है। इसकी वजह से आप खड़े रहते हैं, इसी वजह से ये सबको सपोर्ट देता है सारे उसको, और सबको चलने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, काम करने के लिए प्रेरणा इसी तंत्र की वजह से मिलती है। अब देखिए, कुल मिलाकर 206 हड्डियों की बात कही गई है, तो 80 हड्डियां ये आपके इस वाले यहां से भाग में है, ठीक है। 80 हड्डियां इसमें हैं, और हाथों में
हाथों वाले में आपको 64 हड्डियां हैं अपर, ये हाथ वाले में जो है अपर लिम्स में इस वाले पोर्शन में 64 है और नीचे 62 है, कुल मिला के 206। ब्रेन में करीब 27 27 हड्डियां ब्रेन में, सबके नाम अलग है, आगे पढ़ेंगे आप लोग मानव शरीर विज्ञान में। लेकिन ये नॉर्मल आपको बताया कि हड्डियों में है क्या, तो ये क्या है, हड्डियां, अस्थियां, इनको हड्डी अस्थि बोलते हैं। और इसके कार्य क्या है, देखिए कार्य नरम मुलायम ऊतकों और अंगों का सहारा, सुरक्षा देना। वही हमने कहा ना कि सबको सहारा देती है, सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन भी देती है, और गतिशील बनाना। सख्त हड्डियां क्या करती हैं, जोड़ों पर लीवर के समान गति करती है। लीवर, आप बाएं दाएं ऊपर नीचे कैसे मोड़ते, लीवर की तरह काम करती है। इसके अलावा कूल्हे की हड्डी, आप देखिए, अब बोन मैरो इन्हीं बोन में बनता है, तो बोन मैरो में कूल्हे की हड्डी, और सामने ये स्टर्नम है जो चेस्ट के बिल्कुल बगल सामने से है। और तीसरा जो है आपके पैरों की जो बड़ी बड़ी बोन होती है, वो क्या करती है, उसमें उसके अंदर मज्जा होती है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, और वो रक्त का निर्माण करती है। यही जो आपके रक्त का निर्माण नहीं करती, रक्त के कॉर्पसेल्स का निर्माण करती है, जो यही आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह होते हैं, उनका रक्त का निर्माण नहीं होता। रक्त का निर्माण तो करते हैं रक्त के कॉर्पसेल्स का, जो सेल इनको बोलते हैं वो। बच्चों में हड्डियां पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होती, 25 वर्ष तक लगभग विकास हड्डियों का होता है, ये पाया गया है। तो उसी को देख करके ये लोग पता लगा लेते हैं कि उसकी उम्र कितनी है, हड्डियों के आधार पर। हड्डियों के कई प्रकार हैं, लंबी है, बेलनाकार है, चपटी है। ये देखिए, नेत्र गुहा माने दो, जो आंखों के दो ऑर्बिट है उनको कहा गया, ये खोपड़ी है, स्कल है। निचला जबड़ा ये मैंडिबल कहलाता है, ठीक है। और ये क्लेविकल बोन है, दो आपकी जो यहाँ पर है, ये देखिए, ये क्लेविकल बोन कहलाती है, ये वाली जो गले के पास नहीं होती है, ये गले के क्लेविकल बोन कहलाती है। ये स्टर्नम है, देखिए चेस्ट से ये स्टर्नम है, और ये जो है खाने वाली जो भोजन नली है ना, उसी को बांधे हुए चारों तरफ से, वो सुरक्षा दे रही है। पीछे ये वाला जो है, ये त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है, ये पीछे का, ये वर्चुअली पीछे का एरिया है जो दिखाई दे रहा है आपको। और ये इसी को पखौरा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, पखौरा का एक और शब्द है, तो हम लोग वो इंग्लिश का शब्द एक है, वो ये वाला, ये पीछे वाला जो जहां पर कि यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन वाली मेरिडियन जाती है। आइए देखिए, ये हड्डी बड़ी वाली, इसको ह्यूमरस कहा गया, ये ह्यूमरस हड्डी है, ठीक है। ये देखिए आपका वो है बोनी केज जिसको कहलाते हैं, जो आपका रिब्स, ये रिब्स वाली है, 12 12 24। और उसके बाद जो है ये देखिए, ये वाला जो कूल्हे की हड्डी वाला, ये दिखाई देगा, दो भागों में है, एक इधर एक इधर। और ये जो है ये अंदर से चली आई है, और ये देखिए नीचे पीछे वाली रीढ़ की हड्डी ये दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों तरफ जो ना, ये जहां से यहाँ नर्व जाती है, यहाँ से ये इधर से नर्व निकलती, इधर से निकलती, ये है। इसके बाद देखिए ह्यूमरस, और यहाँ रेडियस अल्नर, दो हड्डियां होती हैं। रेडियस जो है वो अंगूठे की तरफ रेडियस, और इधर दूसरे तरफ अल्नर। फिर उसके बाद अंदर ये कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, जो 3 उंगलियों के वाले होते हैं, वो हड्डियां फेलेंजेस कहलाती हैं, ठीक है। फिर पैरों में उसी तरह पैरों में है, पैरों में देखिए ये हड्डी है, ये बड़ी फीमर कहलाती है, बड़ी हड्डी फीमर है। फिर इसी तरह टार्सल, ये टार्सल, मेटाटार्सल, फिर फेलेंजेस, ये सब है, ठीक है। तो ये आपको एक नाम से, इंग्लिश नामों से अधिक समझिएगा, हिंदी के नाम थोड़ा सा बहुत कठिन हो जाते हैं इसमें। हाथों की ऊपरी भुजा कंधे से जुड़ी होती है, उसमें एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है, ह्यूमरस। तो अगर ऊपर की हाथों की सबसे बड़ी हड्डी की बात आएगी,
तो ह्यूमेरस सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए आपने देखा होगा ये हड्डी बड़ी है, ये वाली, ये वाली हड्डी बड़ी है, ये वाली ह्यूमेरस है तो ये बड़ी है। और पैरों की फीमर बड़ी है, सबसे बड़ी तो फीमर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है पूरी, ये फीमर है यहाँ तक। तो ठीक है, इसके बाद कंधे के, अच्छा इसका ह्यूमरस, इसका ऊपरी सिरा कंधे के जोड़ से जुड़ा होता है और कंधे के जोड़ में सामने की ओर कॉलर बोन होती है, ये वाली बोन। और पीछे त्रिभुजाकार हड्डी स्कैपुला, इसको हाँ जो बोल रहे थे ना स्कैपुला है ये, जिसको पखौरा हम लोग बोलते थे ना पीछे वाला, तो ये स्कैपुला है। ठीक है, फिर ह्यूमरस का निचला हिस्सा कुहनी के जोड़ से, इस कुहनी के जोड़ से जुड़ा रहता है और इस जोड़ के नीचे रेडियस और अल्ना दो होती है। ठीक है, तो रेडियस अंगूठे की ओर और उसकी तरफ अल्ना, ठीक है, दो अस्थियां होती हैं जो अग्रभुजा, इसको फोर आर्म बोलते हैं, अग्रभुजा। इसके निचले सिरे कलाई की हड्डी जुड़े होते हैं और ये हड्डियां वही कार्पल, यहाँ पे कार्पल होती है, फिर मेटाकार्पल और फिर ये जो है आगे चल के फेलेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, तीन हड्डियां जो है वो दो हड्डियां, तीन हड्डियां जो है फेलेंजेस है। मेरुदंड में गर्दन की सबसे लंबी कशेरुकता से खोपड़ी जुड़ी होती है ऊपर। खोपड़ी के कई भाग होते हैं, कपाल मतलब देखिए कपाल ऊपर एक जो है हड्डी जो कई उसमें बनी हुई है, लेकिन वो ऐसे सिली हुई है कि आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसमें कई हड्डियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई, जिसमें मस्तिष्क था, कपाल, बाल के नीचे हड्डी के नीचे दो तीन एक वो होती है सुरक्षा की दीवारें समझ लीजिए। फिर ब्रेन होता है, सामने की ओर दो ऑर्बिट होते हैं जिसमें दोनों आंखें रहती है, नीचे सामने नाक की हड्डी होती है। इसके नीचे ऊपरी जो मैंडिबल, ये मैंडिबल, और इसके निचला जबड़ा कान के पास की टेम्पोरल हड्डी के निकले हुए शुरू, ये वाला कान के पास ये वाला जहाँ जुड़ा होता है टेम्पोरल हड्डी ऊपर से आती है, टेम्पोरल माने साइड का, ये वाला। ऊपरी और निचले जबड़े में 16 दांत हड्डियों के बने खांचों में लगे होते हैं। ठीक है, अंदर 32 दांत हो गए। धड़ की पसलियों के 7 जोड़े स्टर्नम से जुड़े होते हैं, ये वाला जो सामने वाला स्टर्नम है उससे 7 जोड़े जुड़े होते हैं। और पीछे की ओर पसलियों वक्ष की कशेरुकाओं से जुड़ी होती है, जो पीछे होती है वो जो हम लोग का वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। नीचे के 2 जोड़ी पसलियों के अग्रभाग स्वतंत्र होते हैं, तो 2 जोड़ी वाला 4 स्वतंत्र होते हैं। धड़ में पेल्विस की अस्थियां 2 समान भागों की अस्थियों से मिलकर बनती है, मतलब धड़ जो नीचे वाला है, पेल्विस की हड्डियां दोनों 2 अलग अलग हड्डियों से मिलकर, एक हड्डी नहीं है 2 हड्डियां। पीछे की ओर ये क्रम से जुड़ी होती है और इनके दोनों तरफ कूल्हे के जोड़ों में जांघ की लंबी बेलनाकार हड्डी फीमर होती है। जो ऊपर वाली हड्डी है पैर की वो फीमर होती है। इसका निचला सिरा घुटने की जोड़ द्वारा टिबिया और फिबुला 2 होती है, टिबिया बड़ी वाली और फिबुला छोटी वाली। तो टिबिया फिबुला से लंबी हड्डियों से पैर, नीचे पैर वाली, इन दोनों घुटने के नीचे वाली, इन दोनों के निचले सिरे एवं पैर के पंजे की हड्डियां कैल्केनियम और टेलेस मिलकर एंकल जॉइंट या पंजे के जोड़ का निर्माण करते हैं। तो ये जो है ये टार्सल जो हड्डियां हैं उनमें से ये सब का वो है, वो एंकल जॉइंट का निर्माण करेंगे। और फिर 7 टार्सल होंगी और 7 टार्सल और 5 मेटाटार्सल होंगी, वो होगी। ठीक है, ये इस तरह का वहां पर आपको पूरा। फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। तो जनन तंत्र शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र है जो जननांगों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये इसमें आप स्त्री और पुरुष में अलग अलग तरह के अंग हैं। तो इसमें 2 तरह के, आप इसको डिटेल में हम लोग बीएचपी में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीजों को आपको जानना कि इंटरनल क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं। तो ये देखिए, जो बाहर दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल कहलाते हैं और जो
जैसे हम मेल में जो है दो चीजें, लिंग और अंडकोश दो होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर बहुत सा चीजें हैं जो इसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और लेडीज में जो है भाई जननांग योगी और स्तन दो, लेडीज में दो। और इनमें देखिए पूरा ये है, लेकिन ये सिस्टम अभी समझ नहीं पाएंगे जब तक इसको उस पर समझाया जाएगा बीएचपी में ही ठीक से। इंग्लिश वाले शब्द जो है अधिक वो, अदरवाइज मुश्किल पड़ेगा समझाना। ये लेडीज का बना हुआ, उनका बना हुआ है। आंतरिक जननांग देखिए क्या है, ओवरी है और डिंब ग्रंथियां हैं, जो ओवेरियन जो है फॉलिकल्स के लिए जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं वो, और डिंबानियां जो ली जाती हैं। तो ये हो वहां से जहां बनता है, फिर वहां से ओवम निकलता है, निकलने के बाद आता है, और फिर जब वो गर्भाधान हो जाता है तो वो जगह आपका फिर यूट्रस में आकर के और वहां पर डेवलप होता है। ये श्रोणी गुहा पेल्विस के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी तरह पुरुष के जो है इसमें तमाम दूषण, शुक्र नलिकाएं, शुक्राशय, मूत्रनली सब है, तो ये सब उसी में वहां डिटेल में आपको पढ़ने में आएगा। अब दोनों जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं तभी भ्रूण की रचना होती है। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तभी दोनों जब मिलते हैं तभी जो है रचना होती है। और अब ये केवल जानना जरूरी बहुत कि क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन आधे आधे पहले 23 और 23 होते हैं, यही जो मिलते हैं तो 46 बन करके क्रोमोसोम होते हैं। तो आप लेडी में X और X होते हैं और पुरुष में Y, X और Y होते हैं। तो जब X और X मिलते हैं तो लड़की, और जब X और Y मिलते हैं तो पुरुष। ये समझ लीजिए, ठीक है। ये उसमें कि XY ये समझ लीजिए। तो इस तरह पुरुष के XY क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है कि वो लड़की होगा कि लड़का होगा। अब एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वो है, बिल्कुल जैसे ब्रेन आपका है वही एंडोक्राइन सिस्टम, वही कंट्रोलर, वही नियमन, ये भी रेगुलेशन इसका है। इसको हम लोग ठीक से पढ़े दिन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है आपको वहां तो आप कई सेमेस्टर बाद पढ़ेंगे, जो तब सेकंड सेमेस्टर में है, जब सेकंड में है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? अब एंडोक्राइन सिस्टम ये कि जो हमारी ग्लैंड्स है, बहुत सी ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो कुछ अपना हार्मोन माने जो केमिकल का कंपोजिशन है ये सब, तो वो क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं किसी ऑर्गन में जाकर के, और जब ये जाते हैं तो इसकी वजह से बहुत सूक्ष्म उसमें होते हैं, लेकिन मात्रा में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये उस पर एक्ट करते हैं। एक्ट करने मतलब उसको प्रभावित करते हैं कि कुछ करें। तो अब इसमें देखिए हार्मोन्स में अब एंडोक्राइन को कहा गया, इसमें दो तरह के होंगे, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन माने हुआ कि अगर कोई हार्मोन या कोई सिक्रेशन मतलब वो निकला और किसी सतह से होके गया, सतह माने कोई भी फेस, कोई भी कहीं पर किसी ऑर्गन के सतह पर या किसी एपिथेलियल सेल पर कहीं भी चला गया और उसका एक बेस हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, उस स्ट्रक्चर से होके गया, तो वो एक्सोक्राइन कहलाएगा। यानी किसी नली के माध्यम से चला गया तो भी एक्सोक्राइन कहलाएगा, किसी सतह के माध्यम से गया तो भी एक्सोक्राइन कहलाएगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड हमारा सेल हमारा मान लीजिए इस तरह का है, ब्लड चैनल्स इसके बगल में जा रही हैं, ब्लड चैनल्स में ब्लड बह रहा है, लेकिन ब्लड जो है और इसके बाहर सब तरफ वाटर भी तो है, जो कैविटी है उसमें वाटर है, वाटर में तरल पदार्थ है। तो ये जो तरल पदार्थ है, ब्लड जो है, जो ऑक्सीजन या कोई भी चीज, तो इस जो यहां से जा रही है नली, उससे तो निकलते नहीं है ना,
उससे किसी तरल के माध्यम से तरल जो है बाहर निकलता है। तो ये जो सिस्टम बाहर का बना हुआ है उसमें भी तरल भरा हुआ है, सेल के बाहर भी तरल भरा हुआ है, और यहां से एक नली जा रही है जो ब्लड ले जा रही है। तो ब्लड जब जाएगा तो ब्लड वो ऑक्सीजन या किसी को इन्हीं तरल के माध्यम से ट्रांसफर करेगा और यहाँ पर पहुंचा देगा, इस सेल पे पहुंचा देगा। तो तरल के माध्यम से तो ये क्या होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जो भी सिक्रेशन कोई ग्लैंड के होगी वो सीधे ब्लड में होगी, यानी वो सीधे इसी तरल के माध्यम से ब्लड में पहुंच जाएगा। वो कोई किसी बेस में नहीं जाएगा, किसी आधार पर नहीं जाएगा, इसलिए इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा गया है। अब दो तरह के फंक्शन एक एंडोक्राइन सिस्टम होगा। एक तो सिस्टम ये होगा कि मान लीजिए कोई ऐसा हार्मोन हो कि वो जहां पर काम हो रहा है वहीं पर वो ग्लैंड स्थित हो और वहां से सीधे दे दे, तो ये लोकल हार्मोन कहलाएगा। हम अब कैसे बता रहे हैं, कोई बहुत जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रू हार्मोन एक दूसरा हार्मोन होगा, वो ट्रू हार्मोन की जनरल हार्मोन की कैटेगरी में आएगा, जिसमें दो कैटेगरी फिर हो जाएंगे, एक ट्रू हार्मोन और एक जो है ट्रॉपिक हार्मोन। तो एक जो हार्मोन होगा वो खुद नहीं काम करेगा, वो किसी से काम करा लेगा। अभी आपको पढ़ने में समझ में आएगा कि खुद काम नहीं करेगा, वो काम कराने के लिए हेडमास्टर की तरह काम करेगा, कहेगा तुम काम करो। लेकिन एक होगा कि नहीं, वो हर जगह एक जगह गया तो वो समझ लीजिए पूरे शरीर के तंत्र को प्रभावित कर लेगा, इसको ट्रू हार्मोन बोलते हैं। तो एक हो गया लोकल, जो लोकल वहीं पास में है और वहीं पास में तो उसी थाने जैसे थाना है उसी पास में गया, उसी प्रभावित कर लिया। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया जो खुद काम नहीं किया, वो काम नहीं करेगा, वो कहेगा तुम ऑर्डर देगा कि भाई तुम ये काम करो। दो तरह के हो गए। तीसरा हार्मोन हो गया रियल हार्मोन, जो कहीं भी रहेगा लेकिन वह सबको प्रभावित करता रहेगा। एक भी जगह सिक्रेशन उसका हुआ, उसने पूरे सिस्टम को प्रभावित कर दिया। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये नाम तो भी हम लोग आगे पढ़ ही रहे हैं। ये क्या होता है, ये कई तरह के महत्वपूर्ण और उपयोगी हार्मोन्स, इनको हार्मोन्स भी केमिकल है, हार्मोन्स और एंजाइम्स, और अधिकांशतः ये सब समझ लीजिए प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों के उत्तरदायी, इनसे बहुत से परिवर्तन होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जिनके स्राव नलिकाओं द्वारा अंगों तक नहीं आते, मतलब किसी नलिका या किसी सतह पर, नलिका में सतह में मान लीजिए, जिनके स्राव नलिकाओं या सतह द्वारा अंगों तक नहीं आते, बल्कि सीधे रक्त प्रवाह से मिलकर संबंधित अंगों तक पहुंचते हैं। वो जो सीधे वाटर है, वाटर के माध्यम से, जो वाटर मीन्स की तरल के माध्यम से सीधे रक्त में पहुंच गए और रक्त जो चैनल है उसमें चले गए, तो वो उनको जो है उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है। सब देखिए, पहले समझ लीजिए, सबसे बड़ी ग्लैंड हाइपोथैलेमस है, कंट्रोलर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। ठीक है, तो सबसे जो चीफ जिसको कहना चाहिए, चीफ इज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को हम लोग जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अंगूठे के ऊपरी भाग में दर्शाते हैं, लेफ्ट थंब के वाट जॉइंट। ठीक, तो ये बता दिया उसने। तो वो हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है वो छोड़ दीजिए, अब हाइपोथैलेमस की हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर, मैं बेस हूँ। हाइपोथैलेमस बहुत से काम खुद नहीं करता, वो काम कराता है। अब कैसे कराता है, तो उसका सबसे बड़ी हेडमास्टर जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के निचले अग्रभाग में स्थित है, नीचे वाले जो आगे के भाग में वहां है। और आप समझ लीजिए कि जहां पर बिंदी लगाती है उसके जस्ट पीछे की तरफ जाएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मिलेगी। इसमें लगभग 7 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इसके 2 भाग हो गए, एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग। तो
इसके भी दो भाग हुए ना। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं उससे दो केवल निकलते हैं हार्मोन्स, और सामने वाले से जो पोस्ट इंटीरियर वाले है उससे, इंटीरियर माने आगे, पोस्टीरियर माने पीछे का। तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी से लगभग 7 निकलते हैं और पोस्टीरियर से 2 निकलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक यह निकालता है थायराइड, TSH कहलाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, ये खुद काम नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि थायराइड स्टिमुलेट करे। थायराइड को क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा है। ये ट्रू हार्मोन नहीं है, ये काम क्या कर रहा है, ये वो हार्मोन है जो ट्रॉपिक हार्मोन है, किसी को कह रहा है कि तुम करो। ठीक, मतलब हम वैसे बताते हैं ये खुद काम नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि तुम काम करो। ये हार्मोन थायराइड के सभी कार्यों जैसे आयोडीन को थायराइड हार्मोन में बदलने, रक्त में उसके प्रवाह दर को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। तो TSH में अगर प्रॉब्लम आए, TSH बढ़ा हुआ आए, तो आपको थायराइड तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करना है किसका, पिट्यूटरी का। इसीलिए थायराइड के लिए आप जो है यहां पर और यहां पर दोनों पर ट्रीटमेंट देते हैं करस्पॉन्डेंस में। करस्पॉन्डेंस में ये वाला हमारा जो है गला है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके लिए थायराइड के लिए, और ये वाला पिट्यूटरी के लिए। तो दोनों में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और आयुर्वेदिक में भी नहीं पढ़ा है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड 7 नंबर में है, यहाँ पर मिडिल 7 नंबर की उंगली में, लेफ्ट मिडिल फिंगर के 5th जॉइंट पर पिट्यूटरी ग्लैंड, और थायराइड नंबर 6 पर आएगी यहाँ पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए इन दोनों, पिट्यूटरी और थायराइड के लिए इन दोनों, लेफ्ट रिंग फिंगर और लेफ्ट मिडिल फिंगर दोनों के 5th जॉइंट पर आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, एड्रिनो, जैसे देखो एड्रिनल ग्लैंड ग्रंथियों के विकास और उसके निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। कहता है कि तुम निकालो, खुद नहीं काम करेगा, कहे वो नियंत्रण करेगा, तो उस पर ये एक्ट करता है। पेशी ग्लाइकोजन की वृद्धि, जैसे ग्लाइकोजन लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में है ना ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए उसको वृद्धि करना है या उसको निकालना है और संगठन करना, जैसे इस पर मेटाबॉलिक एक्शन में भी भाग लेता है। तीसरा ग्रोथ हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ये जो है, यह हार्मोन पूरे शरीर में जब जन्म से लेकर के आपको ग्रोथ तक पूरा जिम्मेदार यही होता है। विभिन्न ऊतकों की सहायता में वृद्धि में सहायक होता है, और बच्चों की ऊंचाई, बच्चों का मेंटल ग्रोथ, ये सब बढ़ाता है। बहुत अधिक इसका लाभ है। और ये जो है, अगर इसका श्रवण कम मात्रा में हुआ तो कदनाटा हो जाएगा, ठिकना रह जाएगा। बहुत अधिक हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, खली टाइप हो जाएगा। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, ये भी FSH, ये किसी भी जगह एक्ट करेगा। तो ये जो है लेडीज में और के ओवेरियन फॉलिकल के लिए और पुरुषों के लिए भी स्तन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये देखिए वो कार्पस ल्यूटियस जो बेड का निर्माण होता है उसके लिए ये है। जब बच्चे को उसमें यूट्रस में रखना होता है तो उसके लिए है, ठीक है। और वो जो है उसके ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट करता है। और पुरुषों में इसी तरह का हार्मोन श्रवण करते क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह करके उसका कराता है, ताकि जो है आपके वो स्पर्म का बढ़िया से प्रोडक्शन। अब पिछले खंड, मतलब जो गाने के वो तो सामने वाले थे, ये पीछे वाले से 2 हार्मोन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ये जो है ऑक्सीटोसिन, ये जो है ये गर्भाशय की पेशियों पर प्रभाव डालता है और संकुचन बढ़ाता है। तो ऑक्सीटोसिन, और जो है जो मिल्क ग्लैंड्स हैं उनको भी ये प्रभाव डालता है, और इसको
इसी को ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये एडीएच क्या करता है, ये एक्ट करता है किडनी पर, और किडनी पर एक्ट करने के बाद ये क्या करता है कि अगर आपके उसमें पानी खूब जा रहा है तो, और उससे आपका जो है जो कुछ साल्ट्स चले जा रहे हैं तो उनको अवशोषण करेगा, तो उसको सोख लेता है। तो इसलिए ये इसकी बहुत अधिक वो होते, सोडियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है ये। तो अगर मान लीजिए एडीएच कम हुआ तो जो क्या करेगा, किडनी जो है पानी का कम सोख पाएगी और निकाल देगी। इसकी वजह से क्या होगा कि वो अधिक पानी, क्योंकि पानी जरूरत है शरीर में ना, पानी अधिक चला जाएगा तो आपके पास शरीर में पानी कम हो जाएगी, तो बार बार पानी पिएंगे आप। तो इसमें जो कमी में इसके वो होता है डायबिटीज इंसिपिडस। दो तरह के डायबिटीज मेलाइटस, वहां हमने पढ़ा है, जो डायबिटीज बीमारी है वो डायबिटीज मेलाइटस है, डीएम कहलाता है वो। ये डायबिटीज इंसिपिडस, ये बीमारी डायबिटीज नहीं है बल्कि ये बीमारी एडीएच की बीमारी है। तो डायबिटीज इंसिपिडस जिसको हुआ तो उसका मतलब हुआ कि उसको एडीएच की कोई प्रॉब्लम है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने बहुत अधिक खूब चीनी खा जाइए तो आपको तत्काल में लगेगा डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि निकलने लगेगा, लेकिन नहीं, ये बीमारी नहीं है। और अगर लगातार हो रही है तो एडीएच की वजह से हो सकती है, गुर्दों की वजह से, तो गुर्दों की बीमारी हो गई है। और वो है, वो डायबिटीज क्या है, वो हार्मोन्स की बीमारी, दूसरी हार्मोन की। थायराइड, ये ग्रंथि गर्दन के सामने के नीचे भाग, तो हमेशा प्रश्न आता है कहाँ है ये, तो ये ग्रंथि गर्दन के सामने, गले में जिसको बोलते हैं नहीं, वहां पर है। इस ग्रंथि में आजू बाजू दो हिस्से हैं। थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। हाँ, थायरॉक्सिन बनाती है, ये थायरॉक्सिन का करती है, और वो जो है थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी देखिए से ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक क्रियाओं में नियमन करती है, और वृद्धि हार्मोन से मिलकर थायरॉक्सिन मस्तिष्क के विकास में, इसीलिए थायराइड वगैरह का कहते नहीं, नमक का जो है कि कम खाइए और ये करिए, या पर्याप्त मात्रा में खाइए, पहले घेंघा बीमारी हो जाती है, तो यही इसी की वजह से हो जाती है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म नामक होता है, तो बहुत जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े हाइपरथायराइडिज्म बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, तो वो बहुत कठिन वाला है ना। बड़े ग्वाइटर बीमारी इसी की है, ग्वाइटर बीमारी इसी की है। तो ये इसको घेंघा रोग जो है, अंगों की बाढ़ में विकृति आती है कम होने पर, और अधिक होने पर हाइपर माने अधिक, हाइपर माने कम, हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा आकार बढ़ने से घेंघा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से होती है। फिर थायराइड के उसमें ही चारों तरफ चार उस तरह की बनी हुई हैं, जो ये मटर के दाने के आकार के चार की होती है, दो इधर। थायराइड ग्रंथ के चारों तरफ ये थायराइड पैराथायराइड होती हैं। तो ये जो है कैल्शियम के लिए पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है, और कैल्शियम और फास्फोरस के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या होता है, कैल्शियम कौन रखता है, हड्डी में होता है ना कैल्शियम। तो इसीलिए जब इसकी कभी बात आए तो फिंगर नंबर 5 में देखिए, फिंगर नंबर 5 में क्या है, हड्डी को रखा गया ना, पांचवा। जी सर, पांचवें अस्थि है। हड्डी है, तो हड्डी यहाँ पर होगी, तो 5वें नंबर पर यहाँ पर आएगी राइट रिंग फिंगर में पित्त जॉइंट पर पैराथायराइड ग्लैंड भी रखी गई है। गुर्दे में पथरी बनने का, पैराथार्मोन की कमी से कैल्शियम कमी, कैल्शियम का भी अगर आप यहाँ मेथी लगाएंगे तो कैल्शियम भी ठीक होगा, और थायराइड भी बड़ा ठीक होगा, और ये मज्जा के लिए भी तो हुआ नहीं, पांचवा अस्थि के लिए हुआ, अस्थि हो गया और उससे कैल्शियम हो गया, और थायराइड, तो थायराइड वाले
फिर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, गुर्दे के ऊपर एक एक की संख्या में दोनों गुर्दे के ऊपर एक स्थित होती है। और देखो गुर्दे का किसी की ऑर्गन की जब भी कॉर्टेक्स की बात होती है तो कॉर्टेक्स माने ऊपरी भाग, कॉर्टेक्स को बोलते हैं किसी ऑर्गन का ऊपरी भाग। जो ऊपरी भाग होगा वो कॉर्टेक्स से, ब्रेन में ऊपर वाला कॉर्टेक्स होगा, अंदर जो होगा वो मेडुला होगा। उसी तरह यहाँ भी है, इसमें भी जो हमारा ये किडनी है उसमें ऊपर का भाग जो है वो कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला। तो देखिए अब इसमें जो है कार्टिजोन वगैरह इसी से निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। कार्टिजोन वगैरह इसी से निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन इससे निकलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोस्टेरोन इसके जो कॉर्टेक्स में निकलता है, इससे एल्डोस्टेरोन निकलता है, कार्टिजोल निकलता है ये। और एंड्रोजन जो लेडीज और जेंट्स दोनों, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन ये निकलता है। तो ये वाला जो है ये क्या करता है, शरीर में खनिज लवणों सोडियम पोटेशियम को निकलने से, बाहर निकलने से रोकता है और पानी की मात्रा बढ़ती है इससे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जानते हैं फाइट और फ्लाइट वाला भी इसी में आएगा आगे चल के। सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का और एस्ट्रोजन लेडीज में सेक्स हार्मोन इससे प्रेरित करता है। ठीक है, इसके प्रभाव वृषण डिंब द्वारा निकलने वाला हार्मोन जैसा होता है। जैसे वहां भी वो टेस्टोस्टेरोन वगैरह कर रहा है, फॉलिकल्स में कर रहा है, वैसे ये भी कर, उसका भी वही तरह का रूल है, ये उन्हीं के साथ मिलता है। इसकी कमी से एडिसन डिजीज और अधिक से कसिंग सिंड्रोम हो जाता है। देखिए अब इसका जो नाम दिए हुए हैं, थोड़ा सा नाम, इसको दूसरा नाम आप नोट कर लीजिए, इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन, ये दो हम लोग बोल रहे हैं। जो इसमें नाम एड्रेनिल लिखा हुआ है तो इनका नाम ये होगा, लेकिन किताबों में आपको अधिक मिलेगा वही वाला कि इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन दो हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो है आपको वैसे समझ में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये जब घटनाएं कोई घटती हैं और संघर्ष की स्थिति होती तब ये जो है आपको खतरों से बचाती है, ये दोनों। ठीक है, जो संकट की घड़ी में ही ये काम देते हैं आपको। फिर थाइमस ग्लैंड आ गई। थाइमस ग्लैंड जो है देखिए क्या है, थाइमा इसको कहा जाता है। और थाइमस ग्लैंड देखिए, एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारे उंगली नंबर जो ऊपर वाले बता रहे थे ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये सेकंड नंबर, ये एड्रेनल वाला जो सेकंड नंबर की उसमें है, सेकंड नंबर की उसमें ये मतलब वायु जिसमें है हमारा हार्ट वाला जो है मिडिल जॉइंट में इसका है, फिफ्थ जॉइंट में एड्रेनल। और ये वाला जो है थाइमस, थाइमस जो है ये हृदय के पास होती है और ये फिंगर नंबर 4 में, थाइमा बोलते हैं इसको, थाइमस को धाइमा समझ लीजिए। तो धाइमा का रूल, जल का रूल क्या था, यहाँ से आपको वो धाइमा का रूल क्या होता है, जल, जल हम लोग बोले थे जल क्या है, जैसे शीतल करना और दोनों को संबंधों को जोड़ना, और मदर का शीतल स्पर्श, मदर फादर का, तो वो जो जल का भूमिका है पराभौतिक रूप में, वही थाइमस ग्लैंड की भूमिका है। तो थाइमस ग्लैंड क्या है, इसी फॉर्म में रखा गया है, धाइमा की तरह फंक्शन करता है। धाइमा जैसे आपको जब तक बड़े होते हैं तब तक सुरक्षा करती है, और बड़े होने के बाद आप इंडिपेंडेंट जाते हैं। तो ये शुरू में बच्चों में होती है, 14 वर्ष के बच्चों तक रहती है, और बाद में 14 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपको बिल्कुल लगेगा छोटी सी वो है तंतुमय। तो ये जो है, और थाइमस ग्लैंड को हम लोगों ने वहां बताया था टी लिम्फोसाइट, जो सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वो होगा उसको मारने के लिए टी लिम्फोसाइट तैयार करेगी। वो जो टी लिम्फोसाइट तैयार करेगी वो एंटीबॉडीज बनाएंगे जाकर के, वो उसकी भूमिका थाइमस ग्लैंड में है, इसीलिए इसको थाइमा कहा गया है। 14 वर्ष के बच्चों तक अधिक जो है रोग इसी वजह से नहीं हो पाते, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है वो बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है। ठीक, पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड जो है
लाल रंग की गुठली के आकार की, यही जो जहाँ पिट्यूटरी है उसी के जस्ट पीछे होती है, मस्तिष्क में थर्ड वेंट्रिकल्स के पीछे होती है। और इसका काम क्या है कि जो ये सिक्रेशन निकालती है वो सिक्रेशन सूर्य की रोशनी में नहीं निकलता है। तो ये इस ग्रंथ को क्या क्या कहा गया, जैसे हमारी वो मास्टर ग्लैंड की हम लोग बात करें ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है भौतिक सुखों की सबसे बड़ी ग्लैंड है। जो भौतिक सुख है उनकी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड माने पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पीनियल बॉडी पराभौतिक सुपर, जैसे सुपर नेचुरल चीजों के लिए ये है पीनियल बॉडी। और ये पीनियल बॉडी को ही आप समझिए, जो चक्र में आप सहस्त्रार चक्र की बात करते हैं, ये पीनियल बॉडी वो है। पीनियल बॉडी के सिक्रेशन, इसके जो सिक्रेशन होते हैं वो आपको तभी मिलते हैं, तभी निकलते हैं। नॉर्मली ये आगे चल के खत्म हो जाती है, नॉर्मली खत्म हो जाती है ये भी, जैसे फेमस है। लेकिन कुछ लोगों में रहती है जिनको पराभौतिक कहीं सुख लेना होता है। तो ये क्या होता है, ये रात में यानी सूरज की रोशनी में इसका सिक्रेशन ना के बराबर होता है, और सूरज की रोशनी जब नहीं रहती तो सिक्रेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गुफाओं में, कंदराओं में जो लोग रहते थे वो इसीलिए पीनियल बॉडी के लिए, उसी सुपरनेचुरल आनंद के लिए, उसी पराभौतिक उसके लिए। और आत्मा परमात्मा का जो संबंध होता था, वो सहस्त्रार चक्र का जो संबंध है वो पीनियल बॉडी के वो, जिसका पीनियल बॉडी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब कि उसका सुपरनेचुरल थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। और ऋषि मुनि इसीलिए कंदराओं में लोग जाते हैं भी वही ये। फिर एक लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? देखिए, लिम्फ को समझिए। लिम्फेटिक सिस्टम के लिए आपको ये लेफ्ट थंब और राइट थंब दोनों के जो किनारे हैं, ये जो यहां से यहां तक ये वाली, यहाँ पे मेथी लंबी एक मेथी बांधी है। अब लिम्फेटिक सिस्टम बता क्या रहा हूं। लिम्फेटिक सिस्टम, अब जैसे मान लीजिए ब्लड है, जब ब्लड जा रहा था तो आरबीसी हर जगह नहीं जा पा रहा था। तो जब सब जगह नहीं जा पा रहा तो, और हमारे सारे ब्लड के सारे कॉर्पसेस नहीं जा पा रहे हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम बना। और मान लीजिए गया और उसे कुछ रस जो उसका सेल है कुछ बाहर निकल के हो गए, तो ये क्या करता है, ये उस सब को ला करके लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उनको तो जहां तो पोषण जा सकता नहीं जिन सेलों में, उन सेलों में पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी है। कुछ ऐसी जगह है जहां नहीं जा पा रहा है सेल, ब्लड नहीं जा पा रहा, वहां ये पहुंचाते हैं पोषण। तो एक तो पोषण पहुंचाने की जिम्मेदारी नंबर 2, जहां सुरक्षा तंत्र नहीं जा पा रहा है तो वो लिम्फेटिक सिस्टम सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करता है। तो और ये वेन्स की तरह काम करता है। ये जैसे हार्ट में जो शुद्ध रक्त है वो तो हार्ट से बाहर जाता है शरीर में, लेकिन जो अशुद्ध रक्त है वो हार्ट की ओर जाता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं कि जहां जहां ऑर्गन्स में कहीं भी ब्लड का ऊज आउट हुआ है, चला गया है, बह गया है, वहां से ला करके, या वहां का जो वेस्ट मटेरियल है उसको ला करके और पुनः जो है हृदय तक पहुंचाना। ये अंत में फिर वेन्स में मिला देते हैं जाकर के, और वेन्स में मिल जाते हैं ताकि पहुंच जाए। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण है। भोजन जहां जहां भोजन कहा नहीं जा पा रहा वहां भोजन देना का, जहां ऑक्सीजन नहीं पा रहा वहां ऑक्सीजन देने का काम इसका है। जहां पर आपको डिफेंस की बात है वो भी इसकी महत्वपूर्ण है, कि जो कोशिकाएं हैं वो उसमें WBC वगैरह रहते हैं। और इसका रंग जो है, रंग कुछ नहीं होता है, तो इसको रंगहीन द्रव है ये। क्यों? वहां तो रंग इसलिए होता था, RBC की वजह से लाल हो जाता था, लेकिन यहाँ RBC तो है नहीं। तो यह लिम्फेटिक सिस्टम में रंगहीन द्रव है, मिल्की टाइप का, हल्को सा येलोइश कह सकते हैं, लेकिन मिल्की, हल्के से मिल्की समझिए वो है। और फिर इस लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स हमारे सुरक्षा के क्या है, हमारे सुरक्षा के चेक पोस्ट हैं। जैसे थाने
थाने बने हुए, वो थाने बने हुए हैं। उन्हीं सब में हमने बताया था कि या तो जो हमारे शत्रु, जो हमारे सैनिक ट्रेंड होते हैं, वो जाकर लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, कुछ बोन मैरो में चले जाते हैं। जहां थाना पाते हैं वहां पर थाने में जाकर के वो जाके रुक जाते हैं। तो वो लिम्फेटिक ये काम करते हैं। तो लसिका द्रव क्या पढ़िए, वास्तव में छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में छन छन कर आया द्रव है। छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में छन छन कर आया द्रव ही है, जो छन गया है और वापस रक्त वाहिकाओं में नहीं जा पाता, उसको ये ले आते हैं। लसिका कोशिकाएं ऊतकों के बीच बारीक नलिकाओं के रूप में फैली हैं और ऊतकों से द्रव इकट्ठा करके लसिका वाहिनी को भेजती है। लिम्फ को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए कपाट होते हैं। तो ये नीचे से ऊपर, जहां जहां जो है लिम्फ है, तो लिम्फ नीचे से ऊपर जो है वेन्स की तरह काम, जैसे वेन्स भी नीचे से ऊपर जाएंगी तो जो भी जाते हैं। ये है लसिका गांठें या लिम्फ नोड्स आल्पिन के सिरे से लेकर बादाम के आकार इससे बड़ी हो सकती है। जब लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब कि दुश्मनों की संख्या को मारने के लिए अपने सैनिक और बुला लिए गए हैं। इसीलिए हम जो यहाँ सब है ना, लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर गांठें बड़ी होती हैं, भाई देखते हैं डॉक्टर ना, यूं देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ बड़ी तो नहीं है, और यहाँ पर काफ में देखते हैं तो यहाँ सब लिम्फ नोड्स हैं। लसिका वाहिनी इसमें लिम्फ लाती है। इन गांठों में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC लिम्फ नोड जीवाणुओं को छानने कार्य करते हैं, वही मारने काम करते हैं। इस तरह से संक्रमणों को आगे जाने से रोकते हैं। रक्त के लिए लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण लिम्फ गांठों में होता है। अब वो आया था, लिम्फ में भी होता है, और एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। यहाँ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जी सर। अब आपने पढ़ा कि देखिए प्रमुख तंत्र है आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त वाला, फिर रिस्पिरेटरी श्वसन वाला, डाइजेस्टिव पाचन वाला, उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेशी तंत्र मस्कुलर तंत्र, प्रजनन तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम और लसिका तंत्र। इतने तंत्र हुए आपके 10 तंत्र। और उधर क्या है, मस्तिष्क ब्रेन, फेफड़े, हृदय, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, प्लीहा, गुर्दे, मूत्राशय। तो ये मिलकर के आपको शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये जो है हम लोग का यहाँ से समाप्त हुआ। आप जो है